नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम बिहार से रिलेटेड बिहार स्पेशल सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव होगा और बीपीएससी 67th बीपीएससी एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। हमारी कोशिश होगी कि हम एक भी क्वेश्चन इतना क्वेश्चन कर दूं कि एक भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल से रिलेटेड ना छूटे। आइए क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। अभी पहला चैप्टर ही देखेंगे, बिहार का इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे 20-30 ये क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद अगले चैप्टर, ठीक इसी प्रकार हर एक चैप्टर से हमारी कवर होगी और एक तरह से एक क्वेश्चन का संग्रह बन जाएगा और यह एक एक क्वेश्चन हमारा परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चंदेश्वर और ये क्वेश्चन 60 से 62 बीपीएससी 2017 में ऑलरेडी आ चुका है। आइए इसका थोड़ा विस्तारित रूप देखें। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी षड्गुण्य सिद्धांत और साम दान भेद और दंड के उपायों के उपयोग का परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यह शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है और यह क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी 2018 में ऑलरेडी आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मौली कवि। इसके लेखक हैं मौली कवि। ये क्वेश्चन भी 60 से 62 बीपीएससी 2017 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुआ है, बराबर से भी प्राप्त हुआ है, राजगृह से भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार पर घरवालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है कहाँ से? तो मनेर ताम्रपत्र से। कहाँ से मिलता है? मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो तुगलक वंश के। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो तुगलक वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उनस एक मूल्यवान स्रोत है? तो तिरहुत के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या था? तो बिहार में बहुत सारे आए हैं, जिसमें से फाहियान, युआन च्वांग, इत्सिंग, ये सब लोग आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुल्ला तकिया था। कौन था? मुल्ला तकिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। बहारी अस्तानोगैबी किसकी रचना है? बहारी अस्तानोगैबी किसकी रचना है? तो यह मिर्जा नाथन का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का स्रोत हमें कहाँ से मिलता है? तो यात्रा वृत्तांत से मिलता है, भग्नावशेष से मिलता है और धार्मिक ग्रंथों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह लौरिया अरेराज से प्राप्त हुए हैं, लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुए हैं, सहसराम से प्राप्त हुए हैं और रामपुरवा से प्राप्त हुए हैं। इतने जगहों से बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक का लघु शिलालेख वन प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो यह सासाराम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहबहानी की रचना है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण क्या है? तो कीर्ति पताका महत्वपूर्ण है, कीर्ति लता और वर्ण रत्नाकर, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो चेचर, वैशाली एवं सोनपुर से, जो बिहार ये है, चिरांद, छपरा से और मनेर से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के गया जिले के अपसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो परवर्ती गुप्त वंश का जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त
देववर्णा का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। परवर्ती गुप्त वंश के बारे में इसके बारे में 2-3 शब्दों को हम देखते हैं। देववर्णांक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्रा अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, इन तीनों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो अथर्ववेद है, यह अथर्ववेद है। बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से। बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है क्या चीज? तो पाल कला का बौद्ध विहार, पाल काल का बौद्ध विहार वहां से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिघ निकाय से जानकारी मिलती है। तो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में, दोनों के बारे में हमें वहां से जानकारी मिलती है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेता कौन थे? तो कनिंघम थे। कौन थे? कनिंघम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो कनिंघम ने लगाया। बिहार से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्ववेता कनिंघम ने बिहार में किस चीज का खोज किया? तो केसरिया स्तूप जो चंपारण में, उसकी खोज की। लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, इसका भी खोज किया उन्होंने। बसाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का खोज किया उन्होंने। तो इन सारी चीजों को कनिंघम ने खोज किया बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनामा उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो यह बृहदारण्यक के उपनिषद में इसकी चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। इस पर हम बाद में इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो यह शेरशाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो अकबर के अभिलेख बिहार में मिले हैं। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? तो अंगुत्तर निकाय और दिघ निकाय, अंगुत्तर निकाय और दिघ निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियर उल मुतखरीन की रचना किसने की? तो गुलाम हुसैन तबतबाई ने की, गुलाम हुसैन तबतबाई ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। मुल्ला बहबहानी यात्री कहाँ के थे? तो ये ईरान के थे। मुल्ला बहबहानी के यात्री वृतांत से आधुनिक बिहार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? तो फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट गजटेड लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट है। फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज है। इन सारी चीज़ों से हमें आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसढ़ गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है जो रामायण के हैं। ये चैप्टर कुल मिला के 41 क्वेश्चन हमने डील कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्राचीन बिहार से देखेंगे। आइए देखते हैं, पूर्व ऐतिहासिक में बिहार की स्थिति क्या थी, और हमारी कोशिश होगी सिर्फ और सिर्फ वैकल्पिक क्वेश्चन को ही लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ अनुमानतः कब से हुआ है? तो 40,000 ईसा पूर्व से, 40,000 ईसा पूर्व से हुआ है।
बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृत भांड, इन 3 चीज प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो पूर्व प्रस्तर युग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मुंगेर से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चिरांद जो सारण में है एवं चेचर जो वैशाली में है से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद जो सारण में है, चेचर जो वैशाली में है, सोनपुर एवं मनेर, ये 3 जगहों से मिला है। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग देखते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था कब? तो उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं हम लोग। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक कौन था? तो लोहे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो मगध तथा विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवेश के साक्ष्य विवरण मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है? तो मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था? तो विदेह था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं हम लोग। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लिए किया गया है? तो मगध के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? तो कुल 3 महाजनपद। 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो बज्जी और अंग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो भागलपुर एवं मुंगेर में स्थित है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो मगध में। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो गृहब्रज या राजगीर जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो चंपा नदी पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो बहुत सारे राज्य, ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन हो गया इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो बज्जी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह वैशाली में थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो गृहब्रज या राजगीर। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक कौन था? तो अंग था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो यह वैशाली में है। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। ऐसे दूसरा भी है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध कहाँ से था? तो बज्जी संघ से था। वह बज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों में से प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी। कहाँ की? लिच्छवी की। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी पावापुरी में। प्रथम जैन संहिता का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रथम जैन संहिता की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संहिता का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुआ था जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध कर दिया गया था इस संहिता में, और जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? तो चंपा थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो उरुबेला बोध गया में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध समिति में कौन से कार्य हुए? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य कौन सा था? तो बौद्ध धर्म 2 भागों स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें कौन सा कार्य किया गया? तो इसमें कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अधिधम्म पिटक का संकलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो वैशाली से पहली बात। दूसरी राजगीर, बोध गया, इन सारी जगहों से उनका घनिष्ठ संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित उसमें क्या थी? वो था किस कारण था? तो बाढ़ के कारण यहाँ ये विनाश हो जाएगा, ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह नालंदा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गृहब्रज या राजगीर या राजगृह, तीनों हम जानते, तीनों एक ही जगह का नाम है। राजगीर पहाड़ियों से घिरी हुई थी उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहद्रथ वंश। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मगध जनपद का संस्थापक बृहद्रथ तथा जरासंध थे। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। और बिंबिसार को श्रेणी के अजातशत्रु या कुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? तो बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया? तो बिंबिसार ऐसा था कि विवाह अगर युद्ध में जीत जाता था तो वहाँ की राजकुमारी से उनका विवाह हो जाती थी और वह राज्य इनमें सम्मिलित हो जाता था। तो कौशल देवी से की, चेलना से की, खेमा से की, इन सारी से की उन्होंने। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? तो अजातशत्रु ने की। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? तो अजातशत्रु ने की। और बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? वह वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूसल तथा
महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? तो लिच्छवी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो उदयन ने की। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बताया? तो उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो शिशुनाग वंश की। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गृहब्रज, राजगृह या राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो शिशुनाग ने। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। द्वितीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की? तो सभा कामी ने की। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग देखेंगे। मगध के किस शासक को कली का अंश यानी परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक सर्व छत्रांक एक छत्र और एकराट कहा गया है? तो महापद्म नंद को कहा गया है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद थे। प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह या गृहब्रज या राजगीर में हुआ। प्रथम बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था महापद्मनंद ने। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन ने। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो वैशाली के वृज्जियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो सेल्यूकस था। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का संबंध उपलब्ध है वह है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो बिंबिसार के। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो शिलालेख 13 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्तीस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? तो कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का धम्म क्या था? तो नैतिक आचार संहिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो बोध गया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो 10वें वर्ष में। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो चंपारण जिले से। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं रुमनीदेई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक प्राची या प्राची प्रांत यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज से बना हुआ था? तो यह लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य प्रसाद स्थित था कुम्हरार पटना में, जो अभी भी है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही एक बेतना कर सकते हैं? तो यह एरियन के द्वारा कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो यह फाहियान ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया? तो यह अशोक ने करवाया था। ये 4 गुफा थे, जिसमें सुदामा, झोपड़ी, चौपार तथा कर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था दशरथ ने। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी एक गुफा थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मौर्यकालीन चामाहर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त कहाँ से हुई है? तो दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो मेगास्थनीज ने इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना पहला राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो बिंदुसार के साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालिब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो स्ट्रैबो ने। यूनानी दूत डिमोलकिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो बिंदुसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। मौर्यकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किनका है? तो मेगास्थनीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो करों का बोझ अधिक था, यह केंद्रीकृत था, प्रशासन तंत्र कठोर था। ये मौर्य प्रशासन के काल का विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अशोक के संबंध में कौन अब क्या कह सकते हैं? तो वह धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय भी बहुत सारे किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनामप्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो यह अशोक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्म महामात के कार्य क्या थे? तो लोगों के बीच दान वितरण करना, धम्म नीति का क्रियान्वयन करना, जन कल्याण के उपाय करना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मौर्यकालीन प्रशासन में राजयुग के कार्य क्या थे? तो ग्रामीण प्रशासन, न्यायिक और राजस्व विभाग, इन सारी चीज राजयुग के हाथों में थी। अशोक की धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो 7वें शिलालेख से मिलती है, द्वितीय स्तंभ लेख से मिलती है और 12 शिलालेख से भी मिलती है। इन सारी चीज़ों से अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो 9वें शिलालेख में यह स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो आर्थिक संकट, इसमें आर्थिक संकट कभी हुआ ही नहीं है।